हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग की हज़ारों साल पहले अकाउंटिंग कैसी थी, मिडल एजेस में अकाउंटिंग कैसी थी और आज जो हम अकाउंटिंग करते हैं ये ऐसे किस तरह बनी। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही डिटेल में मैंने बनाई है। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें हम ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग कैसे शुरू हुई, तो 1000 ईयर्स टू दी एंशियंट सिविलाइजेशन, जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन थी, वो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में इंडिपेंडेंटली दोस्तों इमर्ज हुई। आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेसोपोटामिया की बात करें 4000 BCE, यानी कि 0 से 4000 साल पहले, जो अभी वेस्ट एशिया में प्रेजेंट डे इराक है, उसमें जो सुमरियंस थे, सुमरियंस वहाँ के लोग थे, उन्होंने एक क्ले टोकन सिस्टम को डेवलप किया टू रिप्रेजेंट डिफरेंट गुड्स ऑफ अकाउंटिंग यूजिंग क्यूनिफॉर्म राइटिंग ऑन क्ले टेबलेट। वो क्यूनिफॉर्म यूज करते थे एज एन अकाउंटिंग। वो क्यूनिफॉर्म क्या था, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये क्यूनिफॉर्म है दोस्तों, इस पर उनकी एक अलग ही लैंग्वेज होती थी जो रिप्रेजेंट करती थी उनकी अकाउंटिंग को। वो क्ले टोकन पर ही अपनी अकाउंटिंग करते थे। आगे अगर बात करें एंशियंट इजिप्ट की 3300 BCE, ये भी 0 से पहले, तो जो एंशियंट इजिप्ट थी दोस्तों, वो इजिप्शियन जो थे, वो अकाउंटिंग सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया टू कीप ट्रैक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने ट्रैक करने के लिए यूज़ किया। और वो क्या यूज़ करते थे? हायरोग्राफिक्स, यानी कि चित्रलेख, और पेपिरस स्क्रोल टू रिकॉर्ड द वेरियस ट्रांजैक्शन एंड इन्वेंट्री। वो क्या है हायरोग्राफिक्स? हायरोग्राफिक्स दोस्तों ये देख लो, ये क्ले का टोकन है और यहाँ पर पिक्चर्स का यूज़ करते थे वो अपनी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। आगे बात करें दोस्तों इंडस वैली की, यानी कि जो प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, इंडस वैली, तो वो क्या करते थे कि देयर इज़ इंडिकेशन ऑफ अर्ली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। वहाँ पर भी हमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की जो आर्कियोलॉजिकल साइट मिली हैं, वो क्या थी? वो यूज़ क्या करते थे? सील्स एंड क्ले टैबलेट्स। वो कुछ इस तरह के सील्स और क्ले टैबलेट का यूज़ करते थे अपनी अकाउंटिंग के लिए। और अगर एंशियंट चाइना की बात करें दोस्तों, एंशियंट चाइना दैट इज 2200 BCE, इसमें दोस्तों रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और इन्वेंटरी वर मेंटेन यूजिंग वेरियस मेथड। क्या था वो मेथड? बैम्बू स्लिप्स एंड सिल्क मैन्युस्क्रिप्ट। ये क्या है बैम्बू स्लिप? ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो उनके थे ये बैम्बू स्लिप्स होते थे, इन पर वो अकाउंटिंग करते थे और सिल्क मैन्युस्क्रिप्ट का भी यूज़ करते थे। ये है दोस्तों एंशियंट सिविलाइजेशन की अकाउंटिंग, की एंशियंट सिविलाइजेशन में अकाउंटिंग कैसे होती थी। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि रिलीजियस बुक्स में अकाउंटिंग का कुछ मेंशन है। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम द बाइबल में। बाइबल में क्या बोला गया है? बाइबल में बोला गया है कि ही एम्फसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, कि भाई हमें जो रिकॉर्ड है वो कीप करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस हमें समझनी चाहिए। एंड नोइंग द स्टेट ऑफ वंस पोजीशन, और किसी की जो संपत्ति है, किसी का मालिकाना हक है, उसको भी हमें जानना चाहिए। तो ये बात बोलता है बाइबल। उसके बाद द कुरान की बात करें तो ये बात करते हैं, उन्होंने भी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है कि हमें राइट डाउन करनी चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज वे ऑफ इंश्योरिंग फेयरनेस एंड क्लैरिटी, जिससे फेयरनेस आए, क्लैरिटी आए, कोई विवाद ना हो इन ट्रेड एंड लोन्स। ठीक है, कि ट्रेड और लोन्स में भी हमें राइट डाउन करना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद हिंदू स्क्रिप्चर्स की अगर बात करें, हिंदू स्क्रिप्चर्स में सच एज वेदास डू एम्फसाइज कांसेप्ट ऑफ धर्मा। देखिए, धर्मा की बात की है यह, जो बोलता है राइटियसनेस एंड ऑनेस्टी इन फाइनेंशियल डीलिंग। फाइनेंशियल डीलिंग में ऑनेस्टी होनी चाहिए, राइटियसनेस होना चाहिए, सही मापदंड होने चाहिए, इसकी बात हिंदू स्क्रिप्चर्स करता है। आगे अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करें तो उसमें भी बहुत बातें की गई हैं कि भाई ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए एंड इक्विटेबल ट्रांजैक्शन, यानी कि न्याय संगत लेन देन होना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारी रिलीजियस बुक्स बात करती हैं अकाउंटिंग पर। अब बात करते हैं दोस्तों इन 4th सेंचुरी BC, यानी अब भी 0 से पहले लेकिन नियर बाय, दैट इज 400 BCE 301 BCE के बीच का जो एरिया था, दैट इज 4th सेंचुरी BCE। 4th सेंचुरी BC में क्या हुआ? हमारे जो चाणक्य जी थे, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, उन्होंने एक बुक पब्लिश की, बुक पब्लिश इन संस्कृत वर्सेस। इन्होंने संस्कृत वर्सेस में एक बुक पब्लिश की जिन्होंने कई बातें बोली, और बातें क्या थी कि भाई हमें ना अकाउंट्स का रख रखाव होना चाहिए, दैट इज अकाउंट कीपिंग, हमें अकाउंटिंग भी करनी चाहिए, इस बात को उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने अकाउंटेंट्स ऑफिस के भी बात की कि भाई एक अकाउंटेंट का ऑफिस होना चाहिए, मतलब एक प्रोफेशन क्रिएट किया।
फिर आगे बात हुई अकाउंट्स चेकिंग की कि भाई हमें क्या करनी चाहिए, दैट इज़ ऑडिटिंग भी करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारे अकाउंट जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। फिर आगे दोस्तों कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की भी उन्होंने बात की कि कौन सा खर्चा या कौन सी रसीद कैपिटल नेचर की होगी या रेवेन्यू नेचर की होगी। आज जो हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की बातें करते हैं हमारे अकाउंट्स में, ये 4th सेंचुरी BC में चाणक्य जी ने अपनी बुक में बोल दी थी। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो वो कितने ही इंटेलेक्चुअल थे। आइए आगे बात करते हैं। अब 4th सेंचुरी BC के बाद हम बात करते हैं मिडल एजेस की। मिडल एजेस यानी कि 0 के बाद, दैट इज 500 to 1500 कॉमन एरा, जो 0 के बाद है। इसमें दोस्तों ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से दोस्तों सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एग्जिस्टेंस में आई। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है, जैसे हम आज भी देखते हैं हमारे जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं वो जो भी लेन देन होता है वो एक बुक पर लिख लेते हैं, भाई किससे लिया या किसको दिया, वो एक बुक पर उसका नाम लिख लेते हैं, अमाउंट लिखते हैं, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। मैनुअल रिकॉर्ड्स होते थे तब तो भाई कंप्यूटर आया भी नहीं था और लैंड और एग्रीकल्चर पर ही फोकस था। ये मिडल एजेस की हम बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों मिडल एजेस के एंड में यानी कि 14th और 15th सेंचुरी के बीच ट्रेड और कॉमर्स का एक्सपेंशन एकदम से बढ़ा। इसी ट्रेड और कॉमर्स के एक्सपेंशन के बीच भाई 14th और 15th सेंचुरी के बीच में एंट्री मारते हैं द वन एंड ओनली लेजेंडरी लुका पासिओली। जी हाँ, नाम तो सुना होगा। लुका पासिओली फेमस इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, पर उन्होंने 1494 में एक सेमिनल वर्क को पब्लिश किया। वो बुक क्या थी, जिसका टाइटल था दोस्तों सुमा दे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रपोर्शनी एट प्रपोर्शनैलिटा। ये लैटिन में उसका टाइटल था और इंग्लिश में जिसको द कलेक्टेड नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्री प्रपोर्शन एंड प्रपोर्शनैलिटी। ये बुक दोस्तों एक एक्सटेंसिव बुक थी जो वेरियस टॉपिक्स को कवर करती थी, जिसमें मैथमेटिकल टॉपिक भी थे जैसे प्रपोर्शनी ज्योमेट्री, ठीक है, उसके अलावा अकाउंटिंग टॉपिक्स भी थे। और इसी में मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की भी बात की, जिसकी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों पासिओली ने अपनी बुक में कई सारी टर्म्स का यूज़ किया। जैसे पहली हम यूज़ करते हैं दैट इज डेबिट। डेबिट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड डिबेरे से आया है या डेबिटम से आया है। भाई ये अलग अलग मैटर है, कोई बोलता है डिबेरे से आया है, कोई बोलता है डेबिटम से आया है, लेकिन दोनों लैटिन वर्ड हैं। जी हाँ, ये दोनों लैटिन वर्ड हैं, डिबेरे और डेबिटम, जिसका मतलब होता है टू ओ, कि हम जिसको भी डेबिट करेंगे वो हमारा कर्जदार होगा। और दूसरी जो टर्म है वो है क्रेडिट, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, जो अपनी ओरिजिनेटिंग लैटिन वर्ड क्रेडिट से आया है, और कई लोग बोलते हैं कि हाँ भाई क्रेडिटम से भी आया है। ये दोनों लैटिन वर्ड हैं, जिसका मतलब होता है टू बिलीव और टू ट्रस्ट। ये दो उन्होंने टर्म्स का यूज़ किया। इसके अलावा उन्होंने कई और टर्म्स का भी यूज़ किया, जैसे कि उन्होंने जर्नल को भी डिस्क्राइब किया कि भाई जर्नल एंट्री क्या होगी, एक एंट्री के दो एस्पेक्ट होंगे, ये भी उन्होंने बात की थी। जर्नल के बाद दोस्तों उन्होंने लेजर की बात की, और लेजर में दोस्तों उन्होंने बोला कि एक साइड डेबिट होगी और दूसरी साइड क्रेडिट होगी, और कैसे जर्नल पोस्टिंग होगी इसकी बात की। इनिशियली उन्होंने ये सब बताया, बाकी जो आज का जर्नल है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता गया। इसके बाद दोस्तों पासिओली ने अपनी बुक में कई सारी और बातें बताई, जैसे कि जो अकाउंट्स होगा वो या तो क्लोज होगा या हमें बैलेंस करना चाहिए, पेरियोडिकली करना चाहिए, यानी कि पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की बात की, जो हम अकाउंटिंग पीरियड यानी कि एक ईयर की बात करते हैं। तो उन्होंने पेरियोडिसिटी की भी बात की और अकाउंट्स को क्लोज या बैलेंस की भी बात की, जैसे हम नॉमिनल अकाउंट क्लोज करते हैं और रियल और पर्सनल अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बैलेंस शीट की बात इनिशियली नहीं की, लेकिन यही बात उन्होंने फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन में की, जो इनिशियली बैलेंस शीट ही होती है, जिसमें हमें एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी की बात सुनने को मिली थी, और यही बाद में बैलेंस शीट बन गई। और इसके बाद दोस्तों मिडल एजेस जो है वो पासिओली की बुक से ख़त्म होती है। दोस्तों फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जो गेम चेंजर बनता है अकाउंटिंग के लिए। दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल निभाया मॉडर्न अकाउंटिंग को शेप करने के लिए, और अकाउंटिंग को एज अ फॉर्मल प्रोफेशन इस्टेब्लिश करने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या बातें हुई, आइए वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्री इमर्ज हुए, जिसकी वजह से दोस्तों सेल पर ध्यान ज़्यादा ना होकर लोग कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट एलोकेशन की बात करने लगे, कॉस्ट कटिंग की बात करने लगे। और जॉइंट स्टॉक कंपनी बढ़ने की वजह से रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर भी बढ़ने लगा,
और जिसकी वजह से हमें रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी और कंपनी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को एम्प्लॉय करने लगे टू वेरीफाई द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और इसी वजह से ऑडिटिंग एग्जिस्टेंस में पहली बार एज अ फॉर्मल प्रोफेशन निकल कर आता है। उसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आए, नए इंस्ट्रूमेंट्स आए, जैसे बॉन्ड्स आए, स्टॉक आए, डेरिवेटिव आए, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ही आए थे। और इसके बाद दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो थे वो स्टैंडर्डाइज होने लगे फॉर द कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कंपेयर और उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए स्टैंडर्डाइज होना लगा किनका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही था जिसने आग में घी का काम किया था टू फॉर्म अकाउंटिंग एज ए फॉर्मल प्रोफेशन। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग बॉडीज। अकाउंटिंग बॉडीज कैसे फॉर्म होने शुरू हुई। दोस्तों इन जुलाई 1854 द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट इन ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में एक शहर है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, पटिशन्ड क्वीन विक्टोरिया को पटिशन दायर की फॉर अ रॉयल चार्टर की राजकीय अध्यादेश निकाले। द पटिशन साइंड बाय 49 ग्लासगो अकाउंटेंट्स। द पटिशन ऑल्सो पॉइंट आउट द अकाउंटेंसी रिक्वायर्ड वेरिड ग्रुप ऑफ स्किल। जो पटिशन उन्होंने दायर की थी क्वीन विक्टोरिया को, उसमें 49 ग्लासगो अकाउंटेंट ने ये पॉइंट आउट किया था कि एक अकाउंटेंट को मैथमेटिकल स्किल फॉर कैलकुलेशन, एक्विटेंस विद द जनरल प्रिंसिपल फॉर लीगल सिस्टम, कि उसको लीगल सिस्टम भी जानना चाहिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, एडिनबर्ग सोसाइटी ऑफ अकाउंटेंट्स ने पहली बार द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अभी हम यूज़ करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने मेंबर के लिए यूज़ किया जाने लगा, जो पहली बार 19th सेंचुरी में एज अ मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओरिजिनेटेड हुआ स्कॉटलैंड में, ठीक है। दोस्तों स्कॉटलैंड में पहली बार वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल कर आता है 19th सेंचुरी के बीच, जो एडिनबर्ग सोसाइटी ऑफ अकाउंटेंट्स अपने मेंबर्स के लिए यूज़ करती है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग बॉडीज़ की बात करते हैं कि अकाउंटिंग बॉडीज़ कैसे फॉर्म हुई। दोस्तों 19th और 20th सेंचुरी के बीच बहुत सारी अकाउंटिंग बॉडीज़ इस्टेब्लिश हुई, जिसमें से एक थी दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स इन 1880, ICAEW, जो पहली इंस्टीट्यूट थी जो फॉर्म हुई। दीज बॉडीज सॉ टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को स्टैंडर्डाइज करती थी। पहली जो इंस्टीट्यूट थी दोस्तों यही थी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। दूसरी थी दोस्तों सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया, CPA ऑस्ट्रेलिया 1886 में, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और हमारी इंडिया की जो इंस्टीट्यूट थी दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1949 में ICAI इस्टेब्लिश हुई। और बाकी इंस्टीट्यूट भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड 19th और 20th सेंचुरी के बीच में होने लगी। इसके बाद दोस्तों अकाउंटिंग बॉडीज़ बन गई। भाई अकाउंटिंग बॉडीज़ बन गई तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनेंगे। फिर आए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनकी अगर बात करें, इन जून 1973 अकाउंटेंसी बॉडी रिप्रेजेंट 10 कंट्रीज, 10 कंट्रियों की जो अकाउंटिंग बॉडीज़ थी उन्होंने इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को, यानी कि शॉर्ट में IASC, जिसका एम था टू डेवलप ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, और जिसने पब्लिश भी किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि शॉर्ट में IAS। मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया, किसने पब्लिश किया, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने। इसके बाद दोस्तों बात करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की। इन 2001 द IASC यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी वाज रिप्लेस्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि IASC को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, IASB। क्यों रिप्लेस कर दिया, विद द रेमिट टू ब्रिंग कन्वर्जेंस, मतलब सम्मिलन, किसका सम्मिलन, बिटवीन द नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया। कैसे बनाया, अडॉप्टिंग एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उनको डेवलप किया और उनका नया नाम रख दिया दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IFRS बोलते हैं, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब दोस्तों इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन। दोस्तों 1977 में ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्म करने के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया, दैट इज ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने 1981 में इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने फर्स्ट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया, दैट इज AS1 से लेके AS5 तक। और दीज स्टैंडर्ड्स कवर्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फिर क्या हुआ, बाय 2006 तक दोस्तों
ICAI मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनी, सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया है इन इंडिया एक्सेप्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, SMEs को छोड़कर बाकी सभी कंपनी के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया। किसको? दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। फिर इसके बाद दोस्तों आया एक नया ट्विस्ट, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS। भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS में क्या फर्क है? इन 2010 ICAI ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया टू कन्वर्ज सम्मेलन। किसका सम्मेलन भाई? एम टू ब्रिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लोजर टू द IFRS। जैसे दोस्तों इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS में बदल दिया गया, वैसे ही दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनली लेकर जाने के लिए उनका नाम धर दिया इंड AS। इन 2011 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज MCA, इन्होंने अनाउंस किया एक प्लान को टू कन्वर्ज क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद IFRS, कि हम IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ हम कन्वर्ज होने जा रहे हैं, उसके साथ मिलने जा रहे हैं। फिर दोस्तों 2015 में MCA ने एक रोड मैप को इशू किया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड AS विच रिक्वायर्ड सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी whose implementation will be going to be held phase wise। दोस्तों इसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज वाइज होने लगी। पहले जैसे 2015 में कुछ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को पहले फेज में ले लिया, फिर अगले फेज में ले लिया, फेज 2 में ले लिया, फिर फेज 3 में, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे फेज वाइज सभी कंपनी को इंड AS में शामिल कर लिया गया। अब दोस्तों आती है एक मजे की बात, जैसे IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS बन गए और AS को IFRS के क्लोजर लेकर जाने के लिए इंडिया ने इंड AS बना दिए। तो IFRS और इंड AS में क्या फ़र्क है भाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए उसको जानते हैं। दोस्तों IFRS और इंड AS में अगर मैं आपको बताऊं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बशर्ते इंड AS और IFRS सेम ही हैं, बस इंड AS में इंडियन तड़का लगा दिया। इंड AS में दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन फेज वाइज की गई है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग नेटवर्क के हिसाब से की गई है, और IFRS में अलग बातें की हैं। यही फ़र्क है, इसके अलावा इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप IFRS देखें, IFRS 1 2 3 4, और अगर आप इंड AS देखें तो इनमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फर्स्ट अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और यहाँ पर फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग, वर्ड यहाँ पर इंडियन है और यहाँ पर इंटरनेशनल है, बाकी सब कुछ सेम है। और सेकंड की बात करें शेयर बेस्ड पेमेंट, यहाँ भी शेयर बेस्ड पेमेंट। थर्ड की बात करें बिजनेस कॉम्बिनेशन, यहाँ भी बिजनेस। और फोर्थ की बात करें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इसमें इंडियन कस्टम के हिसाब से, इंडियन कंपनीज के हिसाब से उनकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग कर दी गई है। इसके अलावा IFRS और इंड AS में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों इंटरनेशनली हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो, कैसे अकाउंटिंग एंशिएंट पीरियड से लेके मिडल एजेस और मिडल एजेस से लेके आज तक कैसे डेवलप हुई और कैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।